हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ अन अकेडमी विच इज अनबीटेबल, विच इज अनस्टॉपेबल। किस कारण से? आपके कारण से। आपका प्यार, आपके द्वारा दी गई रिस्पेक्ट के ही एक मेन वजह है जो आज हम इस मुकाम पर हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ ये बात शेयर करने में दैट यूट्यूब की तरफ से हमें सिल्वर बटन मिला है एंड द क्रेडिट गोज टू यू पीपल, राइट जी। चलिए मेरे राजा बेटा तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम इवोल्यूशन की थ्योरीज पढ़ रहे हैं। इवोल्यूशन का ये सुहाना सफर जिस पे हम चल पड़े हैं पिछले काफी दिनों से, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। बहुत सारी चीजें कहानी की तरह लग रही हैं। डार्विनिज्म आपने पढ़ा और जाना कि किस तरह से डार्विन ने अपने जीवन का अधिकांश समय अपनी उस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को फ्रेम करने में बिताया। आगे ले चलूंगा आपको, आज की कहानी बताऊंगा कि डार्विनिज्म में भी कुछ कुछ बातें गलत रहीं। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म का हम जिक्र करेंगे आज की क्लास में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक दूसरे से जान पहचान कर लेते हैं। आई एम डॉक्टर सचिन कपूर एंड नियरली 20 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बहुत सारे बच्चे आज डॉक्टर्स हैं, सफल डॉक्टर्स हैं इंडिया में। नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड ऑल्सो। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो पढ़ चुके हैं मुझसे वो अब्रॉड भी सेटल्ड हैं और इंशाल्लाह एक अच्छा नाम है उनका। और मैं चाहता हूं कि बस अगला नंबर अब आपका हो। आने वाले साल में मैं अभी गर्व से ये बात कह सकूं कि आप मुझसे पढ़े हैं और आप मेरे स्टूडेंट हैं। मेरा भी नाम उसमें रोशन है और सबसे बड़ी बात है आपका नाम अपना रोशन है एंड अपने पेरेंट्स का भी। यदि आप स्वयं का नाम रोशन कर लेते हैं तो आपसे जुड़े हुए हर शख्स का, हर शख्सियत का नाम अपने आप रोशन हो जाता है। आगे देखते हैं जी, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन लेक्चर नंबर 9 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। क्या क्या बातें गलत रहीं डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में और फिर धीरे धीरे किस प्रकार से डार्विनिज्म का एक मॉडिफाइड वर्जन बना, दैट इज नियो डार्विनिज्म, और फिर किस प्रकार से वो धीरे धीरे नियो डार्विनिज्म जो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बदल गया। टेलीग्राम, ये बेहतरीन ऐप आपके सेलफोन में होना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम की इस ऐप के ज़रिए आप हमसे जुड़ जाते हैं। सो आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, जब आप टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद फ़ोन के ब्राउज़र में tinyurl.com/neetlivechat आपको फ़ोन के ब्राउज़र में टाइप करना है और एक ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, फिर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जितने भी हमारे लेक्चर्स होते हैं उनका लिंक हम आपको टेलीग्राम पे शेयर करते हैं और उसके अलावा जो नोट्स हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में आपको टेलीग्राम पर भेजे जाते हैं। प्लस का ये बेहतरीन सेक्शन जो वाकई ही प्लस है, हजारों बच्चे इस पे जुड़ चुके हैं और वो अपना मकसद पाने में बिल्कुल एक सही मार्ग पर चल पड़े हैं। टेस्ट हैं, यहाँ पे क्विजेज हैं, देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइव डाउट सेशंस। ये बहुत एक बेहतरीन हिस्सा है इस प्लेटफॉर्म का, एक बहुत बेहतर फीचर है जिसमें आप डायरेक्टली अपने डाउट्स एड्रेस कर सकते हैं। जो भी टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड आप डाउट्स पूछ सकते हैं, या आपने कोई अलग से टॉपिक पढ़ लिया है उससे रिलेटेड डाउट्स जो है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। मोर पर्सनलाइज्ड अटेंशन, आपकी कमियां आपकी खूबियां आप स्वयं जानते हैं। जब भी कभी आप परेशान होते हैं तो आप चाहते हैं कि आप टीचर से बात करें, सो यू मोस्ट वेलकम। आइए प्लस पे अलग अलग बैचेस चल रहे हैं। अक्टूबर का बैच आपको यहां दिख रहा है, नवंबर का बैच भी शुरू होने वाला है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस एक चाबी की तरह है, वो चाबी आपको जब मिल जाएगी तो आपके सामने बस एक बहुत बड़ा खजाना खुल जाएगा। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं वहां पे जिनके अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। आप अपने समय के अनुसार, सुविधा के अनुसार अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए जी। अनअकैडमी का ये लर्निंग ऐप आपके सेलफोन में होना जरूरी है। जब आप ये ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको प्लस के सेक्शन में जाना है। प्लस के सेक्शन में जाने के बाद आपको क्या चूज करना है? नीट, बिकॉज नीट की तैयारी कर रहे हैं आप। एंड देन यू हैव टू गो टू गेट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लेते समय ध्यान रखिएगा नीट लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा। नीट लाइव कोड जब आप यूज करते हैं तो आपको टोटल फी में डिस्काउंट मिलता है। ये नीट लाइव कोड जो है हमारी टीम की तरफ से आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा है। सो इट इज नीट लाइव, यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ ऑन द टोटल फी। तो ये रेफरल कोड यूज करना है। क्या कोटेशन है जी आज मेरे पास? अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर। अगर रास्ता इतना ही आसान होता तो फिर आपको भी इतना काबिल होने की क्या जरूरत है? अगर समंदर में लहरें ही ऊंची नीची नहीं आएंगी
तो स्किल्स कहां से फिर पता चलेंगे आपके? सो अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है, असर कीजिए इस पे। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पे। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, उनका फिर से तहे दिल से स्वागत है। आई विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ अन अकेडमी नीट लाइव दिल्ली। तहे दिल से आपका स्वागत है। चलिए जी, आपको इस सफर पे ले चलते हैं थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पे, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। एक हल्का सा आपको मैं दोबारा से रिकैप दे दूं कि डार्विनिज्म के बारे में क्या क्या जाना है हमने। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, बॉर्न इन शूसबेरी इन इंग्लैंड 1809। डार्विन को अपने बचपन से ही नेचर के बारे में स्टडी करने का बहुत शौक था, पेड़ पौधों के बारे में, फ्लोरा एंड फौना, राइट। लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। मैंने आपको बताया था उन्हें स्कॉटलैंड भेजा गया मेडिकल स्कूल में 14 साल की उम्र में डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन वो ये नहीं कर पाए बिकॉज उन दिनों में एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवाई डिस्कवर नहीं हुई थी, और जो सर्जरीज होती थी बिना एनेस्थीसिया के होती थी। डार्विन ने जब एक छोटे बच्चे की सर्जरी होते हुए देखी बिना एनेस्थीसिया के, तो वो ये दिल दहलाने वाले दृश्य नहीं देख पाए और मेडिकल स्कूल की पढ़ाई छोड़ के वापस लौट आए। वापस लौटने के बाद उन्होंने चर्च में भी काम करा कुछ समय। देन उन्होंने अपना ज्यादातर समय हैंसलो के साथ बिताया। डार्विन को लोग इस नाम से भी जानने लग गए थे, मैन हु वॉक्स विद हैंसलो। हैंसलो ने ही उन्हें ये चांस दिलवाया था एक शिप HMS बीगल, हर मेजेस्टिस शिप। HMS बीगल नाम का ये जहाज पूरी दुनिया के भ्रमण के लिए जा रहा था, पूरी दुनिया की पूरी दुनिया की यात्रा के लिए, सी वॉयज के लिए। डार्विन को यह मौका मिला कि वो भी इस जहाज पे एज एन अनपेड नेचुरलिस्ट एब्जॉर्ब हो सकते हैं। सो हैंसलो अरेंज्ड अ ट्रिप फॉर हिम इन द शिप HMS बीगल। The journey was initially planned for 2 years, but it lasted for 5 years, 1831 to 1836. The ship started from a place called Plymouth, which is in England, on 27th of December 1831, and they finally returned back in 1836. अपनी इस 5 साल की यात्रा में डार्विन ने कई जगहों का फ्लोरा एंड फौना स्टडी करा। उन्हें सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ कि वो गैलापागोस आइलैंड, साउथ अमेरिका, यूकेडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और भी कई जगहों पे वो घूमे। जहां भी वो जाते थे वहां का फ्लोरा एंड फौना स्टडी करते थे। एंड गैलापागोस आइलैंड्स उनकी इस यात्रा में काफी महत्वपूर्ण रहे। मैंने बताया था गैलापागोस इज अ स्पेनिश वर्ड, इट मींस जायंट टॉर्टोइस, बहुत बड़ा सा कछुआ। गैलापागोस आइलैंड्स पे जब डार्विन पहुंचे थे, सो डार्विन बहुत हैरान हुए। उन्होंने इन आइलैंड्स को क्या नाम दिया था? लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन। उन्होंने कहा कि इन आइलैंड्स पे पाए जाने वाले जानवर बहुत ही डिफरेंट है मेन लैंड एनिमल से। देयर आर जायंट टॉर्टोइसेस, देयर आर जायंट इग्वानास, इग्वानास आर लिजर्ड्स, मेरीन इग्वानास, टेरेस्ट्रियल इग्वानास, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे फिंचेस, छोटे छोटे ब्लैक बर्ड्स। फिंचेस गेव हिम द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, right? Darwin's finches, they are an example of adaptive radiation, they are an example of founder effect also. Founder effect हम अपनी आने वाली क्लासेस में आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ। डार्विन वापस लौटे जी 1836 में, एंड ही सीक्रेटली स्टार्टेड राइटिंग हिज रिसर्च पेपर्स बाय द टाइटल प्रॉब्लम ऑफ स्पीशीज। बाद में इसका नाम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज रखा गया। मैंने आपको बताया था जो एक्चुअल नाम है किताब का वो काफी लंबा है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ। आप इतना ही नाम याद रखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उतना ही काफी है। सो डार्विन ने सीक्रेटली अपनी किताब लिखना शुरू कर दिया, अपने रिसर्च पेपर्स, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। पूरी उम्र उन्हें किस तरह की बीमारी थी जो वो उस समय नहीं जान पाए कि वो क्यों इतना बीमार है। एक्चुअली इट वाज ट्रिपैनोसोमा क्रूजी इन्फेक्शन। ट्रिपैनोसोमा क्रूजी एक प्रोटोजोन है, इट कॉजेज चागास डिजीज इन साउथ अमेरिका। तो जब वो साउथ अमेरिका के अपनी उस यात्रा पे थे तभी शायद उन्हें ये इन्फेक्शन हो गया था। डार्विन के बारे में कहा जाता था दैट ही वाज अ परफेक्ट पेशेंट एंड हिज वाइफ वाज अ परफेक्ट नर्स। डार्विन कई सालों तक अपनी ये रिसर्च लिखते रहे। इस दरमियान उन्होंने कुछ रिसर्च आर्टिकल्स भी पढ़े। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि वेलिस थॉमस रॉबर्ट मैल्थस का लिखा हुआ जब उन्होंने आर्टिकल पढ़ा, थॉमस रॉबर्ट मैल्थस, ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, ही गेव थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। उन्होंने कहा था दैट फूड सप्लाई इंक्रीजेस इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन the food supply increases in arithmetic progression, but the population increases in geometric progression. So, कभी भी ऐसा नहीं होगा that sufficient food is available for
all the members of a population, so there is a struggle for existence. डार्विन ने जब ये बात पढ़ी तो उससे उनको आइडिया मिला था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का, अपनी थ्योरी में उन्होंने इस बात को भी इंक्लूड किया था। देन एल्फ्रेड रसल वेलेस के लिखे हुए जब उन्हें रिसर्च पेपर्स मिले ऑन द टेंडेंसीज ऑफ वेराइटीज टू डिपार्ट इनडेफिनेटली फ्रॉम ओरिजिनल टाइप, एल्फ्रेड रसल वेलेस ने मलय आर्चिपेलागो, जिसे आज इंडोनेशिया मलेशिया कहा जाता है, उस समय मलय रीजन कहा जाता था, वेलेस ने मलय रीजन पे काम करा इवोल्यूशन के बारे में और डार्विन को रिसर्च पेपर्स भेजे। जब डार्विन ने वो रिसर्च पेपर्स पढ़े तो ही वाज शॉक्ड। देन डार्विन के दो फ्रेंड्स मैंने आपको बताए थे, जोसेफ डाल्टन हुकर एंड चार्ल्स लिल, उन्होंने डार्विन को यह सजेस्ट करा कि भाई आप जल्दी से अपने रिसर्च पेपर्स जो है पूरी दुनिया के सामने पब्लिश कर दीजिए, साइंटिफिक कम्युनिटी को दिखा दीजिए ताकि आपको इस रिसर्च का क्रेडिट मिल सके। देन जोसेफ डाल्टन हुकर एंड चार्ल्स लिल arranged paper presentation for Darwin as well as Wallace in front of Linnean Society of London. Darwin's papers were more detailed with better evidences. Darwin got more credit. Finally, in November 1859, Darwin published his theory of natural selection in the book Origin of Species. किताब काफी कंट्रोवर्शियल रही बिकॉज चर्च के कहे हुए जो बातें थी उनके अगेंस्ट थी, सो लोगों के लिए डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल था दैट समहाउ ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज आर रिलेटेड। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन ने ओवर प्रोडक्शन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, इसलिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस रहता है। वो स्ट्रगल कई प्रकार का हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल अमंग मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, राइट, intra-specific struggle among members of same species for food, shelter and mating partner, inter-specific struggle among members of different species for food and shelter, and environmental struggle also, that is struggle with the environmental factors। जानवरों के लिए एक जद्दोजहद है, एक लड़ाई है environmental factors के साथ भी, तो धूप से, रोशनी से, बारिश, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, इन सब चीजों से बचना है। वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। डार्विन वेरिएशंस का सोर्स नहीं समझ पाए थे, वही चीजें अब हम क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म में पढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा यूजफुल वेरिएशंस आर इनहेरिटेड एंड अल्टीमेटली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। फाइनली चलिए आज हम जिक्र करते हैं कि डार्विनिज्म में क्या क्या बातें गलत रही। जिन लोगों ने ये स्टोरी डार्विनिज्म की पहले नहीं सुनी थी प्रीवियस लेक्चर में, सो उनके लिए मैंने एक रिकैप दे दिया है, आज आपको दोबारा सुना दिए। सो जल्दी से आपके थम्स अप, आपके लाइक्स जो है वो मुझ तक पहुंच जाने चाहिए। आपके जो लाइक्स है वो एनर्जी का काम करते हैं अनडाउटेडली। देखते हैं जी क्या क्या गलत बातें रही हैं डार्विनिज्म में और जिन जिन चीजों का सुधार किया गया आगे। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म, सबसे मुख्य रूप से द मेन ड्रॉबैक ऑफ द थ्योरी इज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स। डार्विन को जेनेटिक्स का ज्ञान नहीं था, इसी कारण उन्होंने एक गलत थ्योरी भी दे डाली, दैट वाज थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस का क्या कहना है, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्रोड्यूसिंग अ फैक्टर which is called pan gene or gamule that is passed on to the next generation through reproductive organs। भाई ऐसा नहीं होता, कैरेक्टर्स ऐसे जो है ट्रांसमिट नहीं होते। उन दिनों मेंडल का काम भी चल रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि मेंडल के अपने जीवन काल में उस समय जो है उनको इतनी ज्यादा ख्याति प्राप्त नहीं हुई थी कई कारणों से। सो डार्विन को फिर जेनेटिक्स की नॉलेज ना होने के कारण उन्होंने गलतियां करी। डार्विन फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ वेरिएशंस, वो वेरिएशंस का सोर्स नहीं ढूंढ पाए। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज एक्चुअली म्यूटेशन। हालांकि उन्हें म्यूटेशन का पता था, उन्होंने ये नहीं पता था कि ये कारण हो सकते हैं म्यूटेशंस। जो म्यूटेंट्स के लिए उन्होंने स्पोर्ट्स टर्म यूज किया था, उन्होंने कहा था कि इनका कोई इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं है। सो ही फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ वेरिएशन। द थ्योरी एक्सप्लेन्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट डज नॉट एक्सप्लेन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। भाई इसका मतलब क्या है, डार्विन ने यह तो कह दिया कि जो बेहतर है उसके फीड एंड ब्रीड करने के चांसेस बेहतर है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन वो फिट आया कहां से, वो अलग क्यों है दूसरों से, हाउ देयर इज अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये वो नहीं बता पाए। नाउ अल्टीमेटली वो बेहतर वाला जो बेटर वैरायटी वो कहां से आई, अगेन द क्वेश्चन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज म्यूटेशंस। ओके जी, सो उनकी थ्योरी में क्या क्या कमियां हैं हम वो देख रहे हैं। थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। देखिए डार्विन ने ये कहा था दैट ओनली फेवरेबल वेरिएशंस आर पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो फिर लोगों ने ये कहा कि अगर सिर्फ फायदे वाली वेरिएशंस अगली जनरेशन में जाती हैं तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्यों हैं।
कई जानवरों में, इंसानों में भी शरीर में इस प्रकार के ऑर्गन्स क्यों हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं है, चाहे वो निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन हो, थर्ड आईलिड जिसे हम कहते हैं, चाहे वो निपल्स इन केस ऑफ मेल हो। सो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्यों है फिर शरीर में? अगर केवल फायदे वाली चीजें ही होनी चाहिए तो ये भी डार्विनिज्म से एक्सप्लेन नहीं होता है। देन थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, जैसे आपने देखा होगा बारहसिंगा के इतने बड़े बड़े सींग होते हैं, दैट इज एंटलर्स ऑफ डियर, हिरन में भी, एंड टस्क्स ऑफ एलिफेंट, हाथी के वो जो दो बड़े बड़े दांत होते हैं, भाई वो किस लिए हैं? बारहसिंगा के वो जो इतने बड़े बड़े सींग हैं इंट्रिकेट, वो तो उसके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। जब उसे किसी दूसरे जानवर से डर के भागना है, अपनी जान बचानी है, तो वो सींग झाड़ियों में फंस सकते हैं। फिर ये फायदे वाली बात कैसे हुई? डार्विनिज्म के अनुसार तो ये चीज एक्सप्लेन नहीं हो सकती। नाउ उन्होंने अपनी इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज टू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, ही गेव द थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। अबे ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कंसेप्ट है? थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, ये भी डार्विन ने दी है। मैंने आपको कहा था ना कि डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अलावा और भी थ्योरीज दी हैं, थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन क्या है? सुनिएगा बड़े ध्यान से। डार्विन ने यह कहा कि भाई केवल नेचुरल सिलेक्शन ही एक रीजन नहीं है जो कि किसी कैरेक्टर को अगली जनरेशन में बढ़ने का मौका देता है। नेचुरल सिलेक्शन के अलावा भी कई और ऐसे फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें से एक उन्होंने कहा सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन में उन्होंने समझाया कि भाई देखिए, किसी भी स्पीशीज के अंदर द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज दे डिसाइड ऑन देयर ओन कि उन्हें कौन सा कैरेक्टर ऑपोजिट पार्टनर में बेहतर लग रहा है। मान लीजिए हम बात करते हैं कि जैसे हमने बारहसिंगा की बात करी या एंटलर्स ऑफ डियर वाली हम बात कर रहे हैं कि जो फीमेल डियर है वो उस मेल डियर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी जिसके पास ज्यादा इंट्रिकेट फीचर्स हैं, जिसके पास ज्यादा इलेबोरेटिव फीचर्स हैं, जिसके पास ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव फीचर्स हैं, जिसकी सोसाइटी में एक डोमिनेंट पोजीशन है, जिसके कारण उसका एक स्थान बना हुआ है। सो द चांसेस ऑफ मेटिंग, सक्सेसफुल मेटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मेल are more as compared to those who do not have that feature। तो आपसी आकर्षण ने, आपस में उनकी इस अट्रैक्शन ने उस फीचर को अगली जनरेशन में आने के चांसेस ज्यादा दे दिए ना। फीमेल वुड लव टू मेट विद दैट मेल हु हैज मोर इलेबोरेट फीचर्स। बर्ड्स में भी ऐसा होता है। आप पूरी एनिमल किंगडम में देखें, द मेल एनिमल जो है वो ज्यादा खूबसूरत है और उसके पास ज्यादा इलेबोरेटिव फीचर्स हैं। बर्ड्स में प्लूमेज है, जैसे मोर आप देखेंगे, मोर, राइट, मोर ज्यादा खूबसूरत है। मोरनी वैसी नहीं होती, आपने देखा होगा मोरनी के पंख वैसे नहीं है। मुर्गा जो है, मुर्गा ज्यादा खूबसूरत है, उसमें कलगी है, कॉम्ब एंड वेटल है। मुर्गी में वैसा नहीं है। द सेम अप्लाइज टू other members also in different groups. That's it's the male animal which is more beautiful with more elaborate feature, not the female. Humans के केस में ये उल्टा है। जब हम human evolution पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा that why the human female is more fairer in complexion or why we apply the concept of beauty for a female in humans, whereas in the entire animal kingdom it is the male animal which is more beautiful with more elaborative and more attractive features. सो डार्विन ने कहा कि ऐसा ही हाथी के जो दांत हैं बड़े बड़े, भाई वो इसी वजह से सेक्सुअल सिलेक्शन का नतीजा है। ह्यूमंस में भी कई फीचर्स हैं जो सेक्सुअल सिलेक्शन का नतीजा है। ह्यूमन इवोल्यूशन सेक्सुअल सिलेक्शन के कारण हुआ है। अदरवाइज नेचर किसी इतने कॉस्टली ऑर्गन को क्यों आगे बढ़ाता, इवॉल्व कराता जो शरीर की इतनी ज्यादा एनर्जी खा जाता है। सो इसका कारण नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, इसका कारण सेक्सुअल सिलेक्शन है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसके अलावा ह्यूमंस में फीमेल्स के केस में द शेप ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स, द हेमिस्फेरिकल शेप ऑफ द ह्यूमन ब्रेस्ट्स फीमेल्स में, दैट इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन एंड नॉट नेचुरल सिलेक्शन। ये हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे। वापस लौटते हैं, मैं आपको ये बता रहा था कि डार्विन की दी हुई ये सेक्सुअल सिलेक्शन की थ्योरी क्या है। सेक्सुअल सिलेक्शन में उन्होंने ये कहा कि भाई किसी स्पीशीज में, स्पीशीज के खुद के मेंबर्स जो हैं, इंडिविजुअल्स, वो स्वयं भी तो ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है। हमेशा नेचर के भरोसे थोड़े ना सारी बातें छोड़ सकते हैं आप।
एक फीमेल को एक पर्टिकुलर फीचर वाला मेल ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, वो उसके साथ मेट करेगी, अगली जनरेशन में वो फीचर आने के चांसेस ज्यादा होंगे. सो ऐसा करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी जनरेशंस यू फाइंड दैट एलिफेंट्स हैव दोज टस्क्स एंड दैट एंटलर्स आर देयर इन द डियर. क्लियर हुई ये बात? बढ़िया, समझ आई, मजा आया? चलो फिर जल्दी से लाइक्स आ जाने चाहिए वीडियो पे. आपके लाइक्स से ही उत्साह बढ़ता है, राइट? और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा. आगे देखते हैं जी. थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस गलत है. हम क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे ना. पैनजेनेसिस मैंने आपको पहले ही बताया कि एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस अ फैक्टर व्हिच इज पास्ड ऑन टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड देन नेक्स्ट जनरेशन. ये गलत है कंसेप्ट, ऐसा नहीं होता. थ्योरी स्ट्रेसेस ऑन स्लो, स्मॉल एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस ओनली. इस थ्योरी का मानना है कि जो वेरिएशंस हैं वो स्लो हैं, स्मॉल है, मीन वैल्यू के आसपास ही रहती हैं. पेरेंटल फीचर्स जो हैं, अगली जनरेशन जब आती है तो उनके फीचर पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, मिलते जुलते, हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है. जबकि ह्यूगो डी व्रीज ने कहा था ऐसा जरूरी नहीं है, एक सिंगल स्टेप में ही इतना बड़ा म्यूटेशन हो सकता है कि वो अगला नया स्पीशीज ही बन जाए. वो हम ह्यूगो डी व्रीज की म्यूटेशन थ्योरी में पढ़ेंगे. आगे बढ़ते हैं. हालांकि डार्विन जो थे, ही वॉज अवेयर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस यानी म्यूटेशंस, लेकिन उन्होंने ये कहा बट ही डिड नॉट कंसिडर दीज वेरिएशंस एज इंपॉर्टेंट फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने आपको कहा था ना कि उन्होंने स्पोर्ट्स टर्म इस्तेमाल किया. उन्हें ये पता था कि डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस भी होती हैं, लेकिन उनके अनुसार वो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी फायदे वाली चीज नहीं है. नाउ अब आते हैं एविडेंसेस इन फेवर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. हमने एविडेंसेस अगेंस्ट तो देख लिए, क्रिटिसिज्म तो कर लिया कि भाई डार्विन की थ्योरी में ये बातें गलत थी. अब हम ये भी बता दें कि बातें सही क्या हैं. रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, यहां पे उन्होंने ठीक बात बोली है. रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज मेनी टाइम्स हायर देन द रेट ऑफ सर्वाइवल इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स. डार्विन ने कहा था ना, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज एन इनहेरेंट पोटेंशियल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑफस्प्रिंग्स. लेकिन फिर भी पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है, क्योंकि जितने भी अगली जनरेशन में ऑफस्प्रिंग आएंगे वो सबके जिंदा रहने के चांसेस तो नहीं है ना. कई तो गैमीट्स ही फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे. एक तालाब में मछलियां हैं, वो हजारों अंडे दे रही हैं, लेकिन सारे के सारे अंडे मछलियां नहीं बन सकते. दूसरे जानवर उन्हें खा भी तो सकते हैं ना. एग्रीड. लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये बात ठीक है. रिसोर्सेज जैसे कि फूड, स्पेस और बाकी सब चीजें वो लिमिटेड होते हैं और उन्हें पाने के लिए ही स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है. रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए ही स्ट्रगल है, जो कि स्ट्रगल कई प्रकार का है. इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक एंड एनवायरमेंटल. अबंडेंस ऑफ वेरिएशंस, ये बात भी ठीक है. नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली अलाइक. डार्विन ने कहा एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स, कोई भी दो लोग एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते. वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन. बस ये होता है कि जिनके पास बेहतर फीचर हैं उनके फीड एंड ब्रीड करने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दोस्त जिनके पास वो बेहतर फीचर्स नहीं होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके पास वो बेहतर फीचर्स नहीं है वो सारे के सारे मर जाएंगे, ये नहीं होगा. नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट. वो भी रहेंगे, उनकी संख्या कम होगी, उनका नंबर कम होगा, तभी तो वैरायटी बनी रहेगी. क्योंकि हमें नहीं पता आगे आने वाले समय में कौन सा कैरेक्टर फिर सिलेक्ट हो जाए. एनवायरमेंट नेवर रिमेन्स कांस्टेंट. प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन. देखिए, डार्विन ने यह कहा दैट व्हेन ह्यूमंस कैन प्रोड्यूस वेरियस न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो नेचुरल सिलेक्शन, द नेचर विद इट्स वास्ट रिसोर्सेज इन लॉन्ग टाइम, कैन इजीली प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज बाय सिलेक्शन. डार्विन ने अपने समय पे ऑब्जर्व करा कि उस समय भी डॉग्स की अलग अलग प्रजातियां होती थी. ह्यूमंस का शुरू से ही ये नेचर रहा है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके अलग अलग तरह की जो ब्रीड्स बनाई जाती हैं. डार्विन ने खुद भी कबूतर, पिजन के साथ, जो रॉक पिजन है उनसे जैकोबिन, पाउटर, फैंटेल, ये अलग अलग कबूतर की प्रजातियां बनाई. Mimicry and protective coloration, they are found in certain animals and are products of natural selection. Mimicry और protective coloration आगे आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे. Then correlation between nectaries of flowers and proboscis of the insects entomophily. Position of nectary in a flower and the length of proboscis in the pollinating insect are wonderfully correlated. ऐसे हम और एग्जांपल आगे host parasite relationships में भी पढ़ेंगे. Pedigree of some of the animals, pedigree of horses, camels, elephants also support the natural selection theory. ठीक है जी. सो डार्विन की इस नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के फेवर में भी हमने बातें समझी
और अगेंस्ट भी समझी। अब हुआ क्या जी, समय के साथ धीरे धीरे डार्विनिज्म का एक मॉडिफाइड वर्जन आया जिसे हम नियो डार्विनिज्म कहते हैं, और ये नियो डार्विनिज्म ही धीरे धीरे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बदल गया। नियो डार्विनिज्म क्या है सुनिए। इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्विनिज्म टू रिमूव इट्स शॉर्टकमिंग्स। नियो मतलब न्यू। डार्विनिज्म में जो कमियां रह गई उन्हें सुधारते हुए जो उसका अगला वर्जन है, दैट इज नियो डार्विनिज्म। इट हैज ग्रेजुअली चेंज्ड इनटू मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। धीरे धीरे ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में बदल गया। जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसमें किसी एक साइंटिस्ट का योगदान नहीं है। हम अभी देखेंगे अलग अलग वैज्ञानिकों का, अलग अलग साइंटिस्ट का योगदान है उसमें। ह्यूगो डी व्रीज का कंट्रीब्यूशन, थियोडोसियस डॉब्जेंस्की का कंट्रीब्यूशन, हार्डी एंड वेनबर्ग का कंट्रीब्यूशन, सिविल राइट का कंट्रीब्यूशन, ये सब चीजें धीरे धीरे मिलकर के जो थ्योरी अब हम करंटली फॉलो करते हैं इवोल्यूशन के लिए, दैट इज द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज को इन्वॉल्व किया गया है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी इनकॉर्पोरेट्स knowledge of genetics, evolution, taxonomy, embryology, zoo geography। अलग अलग फील्ड्स से अलग अलग तरह के जो पॉइंट्स हमें मिले उन्हें इनकॉर्पोरेट करते हुए फाइनली जो थ्योरी तैयार हुई है वो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और ये एक ही दिन में नहीं बनी है, हर रोज नई बातें ऐड हो रही हैं, आज भी हो रही हैं इसमें, बिकॉज जेनेटिक्स एक एवर ग्रोइंग फील्ड है। ओके जी। सो अब हम आ गए हैं जी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में। अब हमने ये डिस्कस करनी है और इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों का जो योगदान है वो डिस्कस करना है। सो अभी तक बताइए, आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। आपको एक कहानी की तरह सादी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में ये सारी चीजें समझ आ रही हैं। आपके लाइक्स मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं। जो लोग बाद में जुड़े हैं लेक्चर में, लेक्चर देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को और शेयर करना मत भूलिएगा। आप इनफैक्ट हमारे सभी लेक्चर्स जो है #NEETLiveDaily के साथ टैग करके आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, वेदर इट इज इंस्टाग्राम, वेदर इट इज फेसबुक। इंस्टाग्राम पे आप आते हैं, वहां पे उस #NEETLiveDaily के साथ हम भी आपसे मिलेंगे। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं राजा बेटा। जिक्र करने जा रहे हैं हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का। The modern synthetic theory of evolution, it is the most accepted theory of evolution। हमने और कौन कौन सी पढ़ ली? लेमार्किज्म बताया, फिर नियो लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म और अब मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। Many scientists have contributed to this theory। आपको नाम याद रखने होंगे। That is Theodosius Dobzhansky, Hugo de Vries, Julian Huxley, सिविल राइट, हार्डी एंड वेनबर्ग। हार्डी एंड वेनबर्ग का कंसेप्ट जो दिया हुआ है हम पढ़ेंगे, हार्डी वेनबर्ग थ्योरम या हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल भी कहते हैं उसे, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। फिशर, जेबीएस हाल्डेन, अर्नस्ट मायर, जीएल स्टबिन्स। स्टबिन्स इन हिज बुक, स्टबिन्स की किताब है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ही डिस्कस्ड अबाउट द सिंथेटिक थ्योरी। साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है यहां पे, बेशक आप लिख करके याद करिए, प्रैक्टिस करिए, हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। और जितने मैंने बताए हैं इनसे ज्यादा और जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलिए जी, डॉब्जेंस्की ने एक किताब लिखी है, ही रोट अ बुक जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये भी आपको ध्यान रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। डॉब्जेंस्की वर्कड ऑन ड्रोसोफिला पॉपुलेशन। डॉब्जेंस्की का एक बहुत ही फेमस मशहूर स्टेटमेंट है, दैट इज नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। मतलब यदि आपको इवोल्यूशन का ज्ञान नहीं है, आप किसी चीज को इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ पा रहे हैं, सो नथिंग इन बायोलॉजी इज गोइंग टू मेक सेंस फॉर यू। ह्यूगो डी व्रीज की किताब है, यह भी ध्यान रखना है, द म्यूटेशन थ्योरी। इवोल्यूशन में जहां जहां भी साइंटिस्ट के नाम आए हैं उनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए।
Julian Huxley wrote Evolution, Modern Synthesis. देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ किताब बताई थी आपको ओपेरन की, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बताई थी डार्विन की, फिलोसोफर जूलॉजी की किताब बताई थी लेमार्क की, डब्जेंस्की की किताब जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ह्यूगो डी वरीज की द म्यूटेशन थ्योरी, राइट। और इससे पीछे यहां पे स्टेबिन्स की प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, देन जूलियन हक्सले इवोल्यूशन मॉडर्न सिंथेसिस। तो ये जो 6-7 किताबें हैं, इनके ऑथर्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके बेटा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, म्यूटेशन थ्योरी का जिक्र करते हैं। ह्यूगो डी वरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी है। Hugo de Vries, he was the head of botanical gardens at Amsterdam, and वहां पे उन्होंने ओइनोथेरा लमार्कियाना प्लांट जो है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। जानते हैं इनके बारे में? ह्यूगो डी वरीज, डच बॉटनिस्ट, वन ऑफ द इंडिपेंडेंट रीडिस्कवरर ऑफ मैंडलिज्म, ही पुट फॉरवर्ड द थ्योरी इन 1901। ध्यान रखिएगा, ह्यूगो डी वरीज 1901। अकॉर्डिंग टू हिम, न्यू स्पीशीज आर नॉट फॉर्म्ड बाय कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। देखिए, डार्विनिज्म में और डी वरीज के कंसेप्ट में अंतर आएगा, राइट। सो इन्होंने कहा न्यू स्पीशीज आर नॉट फॉर्म्ड बाय कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस बट बाय सडन अपीयरेंस ऑफ वेरिएशंस, म्यूटेशंस। उन्होंने कहा अनलाइक द डार्विन्स कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस, म्यूटेशंस डू नॉट रिवॉल्व अराउंड मीन वैल्यू ऑफ द ट्रेट। जो म्यूटेशन है वो किसी ट्रेट के मीन वैल्यू के आसपास नहीं रहती हैं। जो म्यूटेंट्स हैं जो अगली जनरेशन में बनते हैं वो ड्रास्टिकली डिफरेंट हो सकते हैं पेरेंट्स से। कुछ म्यूटेंट्स की एग्जांपल्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ह्यूगो डी वरीज, he stated that mutations are heritable and they persist in successive generations. डार्विन को म्यूटेशंस का पता था, म्यूटेशन वर्ड उन्होंने यूज नहीं करा, उन्होंने कहा था स्पोर्ट्स, है ना। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया डार्विन यूज द टर्म स्पोर्ट्स फॉर सच डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस, बट डार्विन का मानना था कि वो डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। म्यूटेशन थ्योरी में आगे बढ़ते हैं कि डी वरीज ने किस प्लांट पे काम करा है। ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन इवनिंग प्रिमरोज, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, दैट इज इवनिंग प्रिमरोज, एंड ही फाउंड सेवरल एबरेंट टाइप्स। उन्होंने क्या करा, ही सेल्फ पॉलिनेटेड दिस प्लांट फॉर मेनी जनरेशंस। हर जनरेशन में उनको कुछ ना कुछ नया मिलता था। जब वो इस प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट करते थे, सो अगली जनरेशन में जो प्लांट्स मिले उनमें सो मेजॉरिटी जो थे वो पेरेंटल टाइप थे, लेकिन कुछ संख्या में उन्हें माइनॉरिटी कह लीजिए वेरिएंट टाइप भी मिले। सो हम देखते हैं यहां पे, इधर देखिए, हम ले लेते हैं प्लांट ओइनोथेरा Lamarckiana, right? As I told you, he self-pollinated this plant. He got parental type, variant type. जो नेक्स्ट जनरेशन में प्लांट्स मिले उनमें से मेजॉरिटी जो थे वो पेरेंटल टाइप थे, लेकिन उनको वेरिएंट टाइप भी मिले। ओके, फिर पेरेंटल टाइप को सेल्फ पॉलिनेट करा और वेरिएंट टाइप को भी सेल्फ पॉलिनेट करा, अगली जनरेशन को ऑब्जर्व करा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या मिला। सो पेरेंटल टाइप को जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट करा, बेटा सेल्फ पॉलिनेशन लिख देते हैं यहां पे। व्हेन द पेरेंटल टाइप प्लांट्स दे वर सेल्फ पॉलिनेटेड, ही गॉट पेरेंटल टाइप और साथ के साथ फिर से वेरिएंट टाइप। बड़ी अजीब बात थी, हर बार उन्हें कुछ ना कुछ नया मिल जाता था। ओइनोथेरा गाइगस, ओइनोथेरा नेलिफेरा। सो पेरेंटल टाइप, वेरिएंट टाइप, और जब वेरिएंट टाइप को सेल्फ पॉलिनेट करा तो फिर कुछ और अनोखा मिल गया। व्हेन दीज प्लांट्स वर सेल्फ पॉलिनेटेड, ही गॉट वेरिएंट टाइप तो मिले ही मिले, इसके अलावा मोर वेरिएंट टाइप, वेरिएंट टाइप एंड स्टिल मोर वेरिएंट्स। समझे आप? सो
ओइनोथेरा लमाकियाना पे उनकी स्टडीज ने उन्हें ये एक डेटा दिया जिससे उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी अपनी बनाई, और उसमें क्या बातें कही गई म्यूटेशन थ्योरी में वो हम जिक्र करते हैं आगे, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं। व्हेन दिस प्लांट वाज सेल्फ पॉलिनेटेड एंड इट्स सीड्स वर अलाउड टू ग्रो, मेजॉरिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वर सिमिलर टू द पेरेंट्स, जिसको मैंने पेरेंटल टाइप लिखा है, बट अ फ्यू वर डिफरेंट, जिसको मैंने वेरिएंट लिखा है। आगे देखते हैं। द डिफरेंट प्लांट्स, वो जो डिफरेंट प्लांट्स मिले, वेरिएंट टाइप मिले, द डिफरेंट प्लांट्स वर ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेटेड, उन्हें भी सेल्फ पॉलिनेट किया गया। एंड व्हेन देयर सीड्स वर सोन, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स वर सिमिलर टू द पेरेंट्स, वही वेरिएंट टाइप को जब सेल्फ पॉलिनेट करा तो उनको फिर वेरिएंट तो मिले ही, इसीलिए लिखा है ना दे वर सिमिलर टू द पेरेंट्स, यानी वेरिएंट जैसे। व्हाइल अ फ्यू वर स्टिल मोर डिफरेंट, इस स्टिल मोर डिफरेंट के लिए मैंने आपको टर्म लिख दिया था वहां पे, मोर वेरिएंट टाइप, मोर वेरिएंट टाइप। तो इन एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने क्या सजेस्ट करा? ही सजेस्टेड दैट न्यू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स may appear suddenly without any previous indication of their presence in the race, कि प्रीवियस जनरेशंस में हो सकता है आपको उनका कोई इंडिकेशन ना मिले उन कैरेक्टर्स का, और अगली जनरेशन में अचानक ही आपको एक नया कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। सो न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स में अपीयर सडनली। अब आप देखते हैं इधर, नॉर्मल प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन, उसके सीड्स, और अगली जनरेशन में देयर आर नॉर्मल प्लांट्स मेजॉरिटी, देयर आर डिफरेंट प्लांट्स, उनका सेल्फ पॉलिनेशन किया, सीड्स को सो करा, डिफरेंट प्लांट्स मेजॉरिटी एंड स्टिल मोर डिफरेंट प्लांट्स, वही बात जो मैंने आपको ओइनोथेरा लमाकियाना के बारे में बताई है। नाउ अब अपने इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी। लेट्स सी व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी के मुख्य पॉइंट्स क्या है? अब इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ गलतियां निकलेंगी, आगे आप देखेंगे। म्यूटेशंस और द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, दे प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, राइट? इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल हम कह देते हैं वेरिएशन से आता है ना, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन ही तो म्यूटेशन है। म्यूटेशंस अपीयर ऑल ऑफ अ सडन एंड बिकम ऑपरेशनल इमीडिएटली। म्यूटेशंस ऑल ऑफ अ सडन होंगी, बहुत सी म्यूटेशंस नुकसानदायक भी होती हैं, कुछ फायदेमंद भी हो सकती हैं, राइट? म्यूटेशंस दे अकर इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोटोजोआ टू प्राइमेट्स। चाहे आप एक सिंगल सेल्ड प्रोटोजोन की बात कर लें, भाई म्यूटेशन तो उसमें भी हो सकता है, चाहे आप एक एज कॉम्प्लेक्स एज प्राइमेट एनिमल की बात कर लीजिए, उसमें भी है। सो म्यूटेशंस अकर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोटोजोआ टू प्राइमेट्स। अनलाइक डार्विन्स कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस, डार्विन ने वेरिएशंस को कॉन्टिन्यूअस माना था। अनलाइक मतलब ना उसके अनुसार नहीं, अनलाइक डार्विन्स कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस, म्यूटेशंस डू नॉट रिवॉल्व अराउंड मीन वैल्यू और नॉर्मल कैरेक्टर ऑफ द स्पीशीज। जो डार्विन वेरिएशंस हैं वो मीन वैल्यू के आसपास रहेंगी। किसी भी ट्रेट को आप स्टडी कर रहे हैं, उसकी दो एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी, फिर उसका एक मीन वैल्यू भी होगा। म्यूटेशन के लिए जरूरी नहीं है कि वो उस मीन वैल्यू के आसपास रहें। जो म्यूटेंट आएगा वो ड्रास्टिकली डिफरेंट हो सकता है। एनकॉन शीप का एग्जांपल लेंगे अभी। द सेम टाइप ऑफ म्यूटेशन कैन अपीयर इन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज। ये उनकी थ्योरी का एक और पॉइंट है। आगे देखते हैं। ऑल म्यूटेशंस आर हेरिटेबल, सब म्यूटेशंस अगली जनरेशन में जा सकती हैं। जो फायदेमंद म्यूटेशंस हैं, यूजफुल म्यूटेशंस, दे आर सिलेक्टेड। यूजफुल म्यूटेशंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर। लीथल म्यूटेशन जिनके कारण मृत्यु हो जाती है, दे आर एलिमिनेटेड। लेकिन जो यूजलेस है या लेस हार्मफुल है, दे कंटिन्यू टू परसिस्ट इन द पॉपुलेशन। तो तीन प्रकार की होगी, यूजफुल, harmful, useless. Useful mutations are selected. Harmful mutations are rejected. Useless mutations continue to persist in the population. Accumulation of variations produce new species. Sometimes a new species is produced by a single mutation. ये ह्यूगो डी व्रीज ने अपनी थ्योरी में पॉइंट ये कहे और उन्होंने ये थ्योरी
किताब में पब्लिश करी थी, द म्यूटेशन थ्योरी। उन्होंने कहा इवोल्यूशन इज अ जर्की एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। इवोल्यूशन झटके के साथ होता है, अनलाइक डार्विन्स कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस। डार्विन का मानना था ग्रेजुअलिज्म है, धीरे 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 ये सब चीजें हो रही हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, एक ही झटके में ये सब चीजें हो सकती हैं। आगे हम ये कंसेप्ट दोबारा भी पढ़ेंगे इस चीज को। चलिए, म्यूटेशंस आर द सोर्स ऑफ ऑल वेरिएशंस, इसलिए म्यूटेशंस आर फाउंटेन हेड ऑफ इवोल्यूशन। हर वेरिएशन का अल्टीमेट आधार जो है वो म्यूटेशन है। म्यूटेशन थ्योरी कैन एक्सप्लेन प्रोग्रेसिव एंड रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। म्यूटेशन थ्योरी के आधार पे, हालांकि मैंने कहा कि इवोल्यूशन रिवर्स नहीं होता है, रेट्रोग्रेसिव नहीं होता है, ये ह्यूगो डिवरीज की कही हुई बातें हैं, इसका भी क्रिटिसिज्म देखेंगे आगे। As the rate of mutation is not the same in all individuals and their parts, mutation theory can explain the occurrence of both changed and unchanged forms. कुछ फॉर्म्स चेंज हुई हैं, कुछ अनचेंज हुई हैं, तो म्यूटेशन थ्योरी के आधार पे ये एक्सप्लेन हो सकता है। अब आप देखिए, ये एनकॉन शीप, छोटी सी शीप, भेड़, टांगे बहुत छोटी छोटी हैं इसकी। A number of mutations have appeared in the past. They have given rise to new varieties. जैसे एनकॉन शीप, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। A short-legged variety which appeared suddenly in Massachusetts in 1791, right? Ancon sheep. आगे आते हैं, hornless cattle. It is another example developed as mutation from the horned cattle. Hornless cattle, ये देख रहे हैं आप, गाय, बिना सींगों वाली गाय, और ये hairless cat, बिना बालों वाली बिल्ली। ये हॉर्नलेस कैटल तो आपने देखे होंगे, सींग नहीं है जिसमें, गाय में, और ये है बिना बालों वाली बिल्ली। ये भी म्यूटेंट वैरायटीज हैं, ठीक है जी। एक और एग्जांपल बताता हूं आपके, इधर देखिए, एग्जांपल ऑफ म्यूटेंट्स में डिलीशियस एप्पल, ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला ये चमकदार सेब आपने खाया होगा। सो दिस डिलीशियस एप्पल इज mutant variety and the same applies to this red colored sunflower also. सूरजमुखी जो है रेड कलर का आपने देखा होगा, ठीक है जी। सो ये म्यूटेंट्स के एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको म्यूटेशन थ्योरी समझ आया है। याद रखना है जो म्यूटेशन थ्योरी में कि ह्यूगो डिवरीज ने ये म्यूटेशन थ्योरी दी है, ओइनोथेरा लामार्कियाना यानी इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पे उन्होंने काम करा है। मेन पॉइंट्स याद रखने हैं म्यूटेशन थ्योरी के कि डार्विनिज्म के अनुसार वेरिएशंस कॉन्टिन्यूस ही होती हैं, वही अगली जनरेशन में जाती हैं जो यूजफुल वेरिएशंस हैं, लेकिन ह्यूगो डिवरीज ने कहा ऐसा नहीं है। म्यूटेशंस आर द अल्टीमेट फाउंटेन हेड फॉर द इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन एक जर्की प्रोसेस है, झटके के साथ होता है। अब देखते हैं जी, एविडेंसेस अगेंस्ट द म्यूटेशन थ्योरी। मैंने कहा ना कि कुछ बातें उसमें भी गलत हैं। हुआ क्या कि जो प्लांट उन्होंने चुना था, ओइनोथेरा लामार्कियाना, दैट वाज अ कॉम्प्लेक्स हेट्रोजाइगस प्लांट विद एबनॉर्मल क्रोमोसोमल बिहेवियर। हर बार उसका क्रोमोसोम नंबर डिस्टर्ब हो जाता था अगली जनरेशन में, और जिसको वो एक अलग अलग स्पीशीज मानते गए। ओइनोथेरा लामार्कियाना वाज अ कॉम्प्लेक्स हेट्रोजाइगस फॉर्म विद क्रोमोसोम एबरेशंस यानी एबनॉर्मल क्रोमोसोमल बिहेवियर। Second point, natural mutations are not common as Hugo de Vries thought them to occur. उन्होंने उसे over exaggerate कर दिया शायद उस बात को। Most of the mutations are negative or they are retrogressive. Mutations are generally recessive while the traits taking part in the evolution are usually dominant. ठीक है जी, ये थे evidences against the mutation theory. चलिए, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। So आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपको काफी बातें क्रिस्टल क्लियर हुई हैं, समझ आई हैं। अगर कहीं कोई चीज आपको नहीं भी समझ आई है, सो लेक्चर जैसे ही अपलोड हो जाता है उसके बाद आप इसे दोबारा एक बार थोड़ी सी फास्टर स्पीड पर देख सकते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको इसके अलावा और किन्हीं भी अलग से नोट्स की जरूरत नहीं है। जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा आपको वहां पे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा, उसमें एक लिंक होगा, उस लिंक को आप क्लिक कीजिएगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ये पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे।
ठीक है जी। इवोल्यूशन को एक इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बढ़िया लगेगा। आई हैव ट्राइड माई सेल्फ बेस्ट, मैंने हर चीज पीछे से आगे रिलेट भी करी है। जैसे आज की कहानी क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म की थी, तो मैंने पहले आपको डार्विनिज्म का भी थोड़ा एक रिकैप दे दिया ताकि आप एक थ्योरी की उसको एक कहानी की तरह रिलेट करके आगे पढ़ सकें। कुछ एक्स्ट्रा नोट्स मत बनाइएगा, जितना मैंने आपको बताया है विद एनोटेशंस, अगर आप प्रिंट आउट निकाल सके उस चीज का, दैट इज वेल एंड गुड। अगर आप किसी कारणवश प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं सो आप उसे अपने टैब में, कंप्यूटर में या आप अपने सेलफोन में सेव करके रख सकते हैं। कोई भी लेक्चर जब आप एक बार सुनते हैं उसको एक बार दोबारा जरूर समय के अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा इमीडिएटली दोबारा सुनने बैठ जाइए, आप टाइम निकाल करके एक 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर एक बार दोबारा जरूर देख लीजिए, फास्टर स्पीड पे देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा इस टेक्निक से, चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th के लिए हम आपसे मिलते हैं मंडेज को, ट्यूसडेज को एंड वेडनेसडे को। टाइमिंग्स रहते हैं बायोलॉजी के लिए 4 से 5, फिजिक्स के लिए 5 से 6 एंड केमिस्ट्री के लिए 6 से 7। तो ये 3 घंटे आपको हमारे साथ बिताने हैं अनअकैडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे, और यही 3 घंटे जो रोजाना बिताए जा रहे हैं वो अल्टीमेटली काम आने वाले हैं वो 3 घंटे जब आप नीट का एग्जाम दे रहे होंगे। सो ये 3 करके ये तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन फाइनली वो 3 घंटे जो हैं वो भविष्य निर्धारित कर देंगे कि आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। क्लास 12th के लिए हम आपसे मिलते हैं फ्राइडे, सैटरडे एंड संडेज में। टाइमिंग्स सेम रहते हैं, बायोलॉजी 4 PM, फिजिक्स 5 PM एंड केमिस्ट्री 6 PM। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना चाहिए। राइट हम रूटीन एकेडमिक लेक्चर्स के अलावा आपके साथ स्पेशल सेशंस भी लेते हैं। थर्सडे के थर्सडे आपके साथ ट्रेंडिंग वीडियोस लेते हैं जिसमें आपको आने वाले एग्जाम्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास वो देते हैं। मोटिवेशनल लेक्चर्स रखते हैं आपके लिए, मेमोरी एनहेंस कैसे करनी है, लर्निंग को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, तो ये सारी बेहतरीन बातें भी हम आपके साथ करते रहते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन आप तक तभी पहुंचेगी अगर आपने बेल आइकन को प्रेस करा है। #NEET-LIVE-DAILY हैशटैग के साथ आप हमारे लेक्चर्स को इनके स्क्रीनशॉट लेकर के, शॉर्ट क्लिपिंग लेकर के, जैसा भी आपको सही लगे आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, मिलिए आप हमारे साथ वहां पे सब लोगों से। मैं हूं, नमो सर हैं, अश्वनी सर हैं, महेंद्र सर हैं, सो हमें आपका इंतजार रहेगा। मेरे दाएं बाएं जो आप देख पा रहे हैं ये आपसे क्या कह रहा है कि आपको लाइक एंड शेयर जरूर करना है। विद्या बांटने से बढ़ती है, हमेशा कहता हूं कि सरस्वती के भंडार की ये बड़ी अनोखी बात है, खर्चन से ये बढ़त है और बिन खर्चे घट जात है। यदि आप नहीं खर्च रहे हैं सरस्वती को इन द सेंस कि आप दूसरों तक नहीं बांट रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये भंडार खत्म होने लगता है। और यदि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं इसे, तो ये भंडार बढ़ता रहता है। ये बड़ी अनोखी बात है। दूसरी तरफ यहां दिखाया गया है कि PDF है, जैसे ही लेक्चर ये अपलोड हो जाएगा ये PDF आप तक पहुंच जाएंगे। लेक्चर अपलोड होने पे YouTube पे आप अपने खास कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। इनबॉक्स में मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के मैसेजेस का जवाब दूं। वहां पे आप चाहें तो कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। प्लस का बेहतरीन प्लेटफॉर्म जरूर एक्सप्लोर कीजिए बेटा। रोजाना बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्लस पे बहुत सारे ब्यूटीफुल डिजाइंड कोर्सेज हैं, क्विजेज हैं, डाउट सेशंस होते हैं वहां पे। सो प्लस का प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कीजिए। आप अपने एजुकेटर को वहां फॉलो भी कर सकते हैं। हम लोगों का प्रोफाइल आपको दिखेगा जब आप अनअकैडमी प्लस पे जाएंगे ना। डॉक्टर सचिन कपूर या आपके नमो कॉल सर हैं, महेंद्र सर हैं, अश्विनी सर हैं, आप प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। जो भी उस एजुकेटर के कोर्सेज होंगे उसका मैसेज आपके पास ईमेल के जरिए, आपके पास मोबाइल पे वो मैसेज पहुंच जाएगा। राइट जी, ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी JEE एंड फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th के लिए, दैट इज अनअकैडमी फाउंडेशन, एंड ऑफ कोर्स नीट के लिए तो हम आपके सामने हैं ही। ठीक है बेटा जी, चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, आपको नमस्कार कहते हैं। दीपावली का सीजन चल रहा है, फेस्टिव सीजन है और इसकी ढेरों शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेफली जो है वो दीपावली आप मनाइएगा। आप सबके साथ हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अब आपसे विदा लेते हैं जी। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।